वॉन डॉप रिएक्शन आइसोकोल किसने डेराइव की थी? वॉन डॉप ने की थी पूरी रिएक्शन। और ये इसमें किसका रिलेशन बताते हैं हम लोग? गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रिलेशन को? गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी आप लोगों ने पढ़ रखी है, क्लास 12th में थी गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको डेल जे जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे बात करें हम लोग यहाँ पर कि यदि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात करें, यानी कि मानक मुक्त ऊर्जा की बात करें, हिंदी में लिखना चाहो तो इसको लिखते हैं मानक मुक्त ऊर्जा, यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो यह गिब्स फ्री एनर्जी, इस गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल जे जीरो से। ठीक है, इक्वल किसके इक्वल हो सकती है? तो माइनस आर टी एल एन के पी के इक्वल। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो। इसमें एक लाइन लिखना, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट with respect to temperature at constant pressure। समीकरण 1 का अवकलन स्थिर ताप पर T के सापेक्ष करने पर, स्थिर ताप पर T के सापेक्ष करने पर क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। तो डेल जे जीरो बाय डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या कहा हम लोगों ने? स्थिर दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने कहा उसका डिफरेंशिएशन करें। तो यदि हम कहें कि हमारे पास में ये जो पूरी टर्म है आर टी एल एन के पी, अब हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहली टर्म तो हमारी ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। ठीक है, तो एक फार्मूला चलता है जब डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला चलता है। उस फर्स्ट और सेकंड फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस आर एल एन के पी, लिख लो इसको। फिर माइनस आर टी क्या आ जाएगा? डी एल एन के पी बाय डी, लिख दीजिए इसको। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। फिर लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में टी से गुणा करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में टी से गुणा करने पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। गुणा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? मैं इसी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दोगे? टी इक्वल टू, यहाँ क्या है? माइनस आर, यहाँ पे आर के साथ कौन आ जाएगा? टी, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी जगह डेल जी नॉट जीरो लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाई देगी, माइनस आर टी एल एन के पी है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा? लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। तो क्या लिखोगे? यहाँ पर टी है, डेल से जीरो बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल से जीरो माइनस आर टी स्क्वायर डेल एल एन के पी बाय डी टी। कैसा लिख सकते हम लोग? लिख दीजिए इसे। इसको इक्वेशन नंबर 3। फिर आगे लिखना, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज बोलते हैं समीकरण, लिखो
गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, हेल्महोल्ट्ज बोलते हैं इसको, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज बोलते हैं। इसमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, 11th में पढ़ी थी, याद है क्या थोड़ी बहुत? गिब्स फ्री एनर्जी की बात होती है, भूल गए? 12th में यूनिट नंबर 6 में दे रखी है थर्मोडायनामिक्स में, याद है क्या? नहीं याद है? लिखो इक्वल टू डेल एच 0 प्लस टी, लिख लो डेल जे 0 बाय डेल टी। ठीक है, किस पे होती है? कांस्टेंट प्रेशर पर। इक्वेशन नंबर 4। फिर लिखो समीकरण 3 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कैसे सॉल्व करोगे? ये पूरा इसकी वैल्यू रख देंगे। बस वैल्यू रख दीजिए। किसकी वैल्यू रखोगे? दिख रहा आपको, समझ पा रहा? यहां पर देखें और इस पोर्शन को देखें, सेम है? इसको उठाकर यहां रखो। देखो समीकरण 3 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, डेल जे 0 इक्वल टू डेल ए 0, ठीक है, माइनस, एक काम करें ना, इसको पक्षांतर कर देते, माइनस हो जाएगा ये। हाँ ये कर लेते, माइनस डेल एच 0 इक्वल टू डेल जे 0, ये रहेगा ना? ठीक है, माइनस आर टी स्क्वायर, लिख लो इसको। डेल एन के पी बाय डी टी। चलो यहाँ तक तो आ गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें? कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लो। कौन जाएगा? अरे कॉमन तो ही नहीं सकता, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों तरफ दोनों के बीच में क्या है? इक्वल आ गया। कैंसिल करके नई इक्वेशन बना, क्या बन रही नई इक्वेशन? डेल एच 0 इक्वल टू आर टी स्क्वायर डेल एन के पी बाय डी टी। एक क्वेश्चन, कुछ नया नंबर दे दो इसको, जो भी आ रहा है। अब इसको रीअरेंज कर लो, इसको उधर ले जाओगे तो ठीक है। एक नई इक्वेशन बन गई। जो भी नंबर आ रहा, 6 7 जो भी आ रहा आपका, 6 आ रहा, लिख दो। इक्वेशन 6 इज नोन एज वॉन्ड ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। समीकरण 6 को वॉन्ड ऑफ अभिक्रिया समआयतनिक कहते हैं। वॉन्ड ऑफ अभिक्रिया समआयतनिक कहते हैं। यदि किसी के सिर पे 0 या नॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब है इट इज ए स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब मानक अवस्था, ठीक है। अब इसको एक लाइन में मैं लेकर फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे लिखना समीकरण 6 से, समीकरण 6 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे लिख दो, समीकरण 6 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं।
इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज फॉलो। कैसे लिख सकते हो? मैंने भी क्या कहा, इसको स्टैंडर्ड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में ले जाओ। नोट हटाओ तो कुछ भी नहीं करना। तो नोट हटाओगे तो डेल एच बाय आर टी स्क्वायर इक्वल टू डेल एन के पी बाय डी। इसको नया नंबर दे दो 7। अब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म देखेंगे, समाकलित रूप देखेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखो, एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वन ऑफ इक्वेशन। वन ऑफ समीकरण का समाकलित रूप। क्या लिख सकते हैं? डेल एन के पी इक्वल टू डेल एच बाय आर टी स्क्वायर डी टी। अब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या लगाओगे? लिमिट लगाओगे। अब लिमिट किस किस की लग सकती है तो देखो, इसमें समझने की बात है। यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट लग नहीं सकती, ठीक है। ये परिवर्तित हो रहा है तो इसकी लिमिट नहीं लगेगी, इसके आगे डेल लग रहा है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसकी अपन लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन है और साथ में इंटीग्रेशन भी करेंगे। साथ में यहाँ पर देखो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो आप दो लिमिट लगाएंगे। एक तो लिमिट किसके लगाएंगे? T1 एंड T2 को, और दूसरी लिमिट लगाएंगे KP1 और KP2। आ रहा समझ में? तो दो लिमिट लगा दीजिए इसमें और सॉल्व कीजिए इसको। लीजिए, देखो इसमें लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 8। इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 8 KP1 से KP2 की लिमिट लगा दी। डेल एन KP डी यानी डिफरेंशिएशन, और ये जो बना हुआ सिंबल है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल लिमिट किसकी लगा रहा है? टेम्परेचर की। कहाँ से कहाँ तक है? T1 से T2। लिख दीजिए आगे क्या होगा? हाँ, डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर और यहाँ पर डी टी। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप लोग अच्छे से जानते हो जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ में होता है तो क्या आता है? मैं इससे क्या कहती है? डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन हो रहा। ln आएगा कि नहीं आएगा? ln आता है तो लिख लीजिए ln KP2 माइनस ln KP1। प्राइमरी फाइनल स्टेट माइनस प्राइमरी स्टेट होगा। ln KP2 माइनस ln KP1 इक्वल टू, अब क्या जाएगा? इंटीग्रेशन यहाँ किसका हो गया? T का हो गया। T के रिस्पेक्ट में हुआ ना, T1 T2 किया हमने, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? डेल एच बाय आर। अब लिमिट लगाना है तो लिमिट अपने लगाए तो लिमिट के बाद क्या आएगा? 1 बाय T1, क्योंकि इसके अपॉन में माइनस 1 बाय T2। अब सोल्व कर लो इसके बाद। तो एक मिनट, हाँ सॉरी, T2 माइनस T1 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अब सोल्व कर लो इसके बाद। एलसीएम ले लो, ln एलसीएम लेके लिख लो KP2 बाय KP1, ये होगा ना, KP2 बाय KP1 इक्वल टू, ऐसे कैसे लिख दो भी तो चाहो तो, डेल एच बाय आर लिख दो। सिंबल का गड़बड़ है नहीं? नहीं है, सिंबल चलेगा, माइनस आएगा इसमें, माइनस और प्लस का गड़बड़ है नहीं? माइनस कॉमन लेंगे ना तो T1 आगे आ जाएगा, प्लस का T2 पीछे चला जाएगा। वही है, इसको माइनस लिख दो यहाँ, ये माइनस लिखो तो T1 आगे आ जाएगा, इसको माइनस लगाओ और ये 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 कर दो, ताकि अपने को लिखने में आसानी रहेगी आगे जाके।
अब आप लोग अच्छे से जानते हो जब ln को हम लोग बेस 10 में चेंज करते हैं तो किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? अच्छे से याद है आप लोगों को 2.303 का होता है। लिख दीजिए इसको, माइनस लगा दो आगे, इसका एलसीएम ले लो। T2 minus T1 हाँ, T2 माइनस T1 बाय T1 T2 लिख दो इसको। क्या लिख सकते हो? दिस इक्वेशन नोन एज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्शन आइसोटोर। जो भी समीकरण का नाम आया वो लिख दो। यह समीकरण बॉन्ड ऑफ अभिक्रिया सम आयतनिक का समाकलित रूप है। अब यहाँ से इसको अपन कैसे की तरफ भी ले जा सकते हैं चाहे तो, और इसको अपन ये रोक देंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासों में KP = KC RT की पावर डेल C होता है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, डेल N होता है। डेल N भी लिखते हैं, कुछ में C भी लिखते हैं ना, डेल N होता है, ठीक है? डेल N होता है, ये सब कुछ होता है। तो ये कहीं जीरो हो जाता है तो ये भी जीरो हो जाता है, एक दूसरे के इक्वल होगा। जब इक्वल हो गया तो आप यहाँ देखोगे कि बार बार हम KP लिख देते हैं, KP की जगह आ जाएगा KC आ जाएगा। जब KC आ जाएगा तो यहाँ पर फिर चेंज होगा। आप लोग अच्छे से जानते हो कि डेल H = क्या होता है? H = क्या होता है? U + PV होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV। अब एक यहाँ पे फिर आगे देखो, आगे सोल्व करें तो मैं बताऊँ PV = क्या होता है? nRT होता है। n बराबर 1 हो जाए तो RT हो जाए। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? H = U + RT। यहाँ पर आप डेल लगा दो, यहाँ पर भी डेल लगा दो। RT में चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो चेंज किस में होगा? सिर्फ n में चेंज होगा, क्योंकि R कांस्टेंट है, ठीक है? और T भी यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा? स्थिर ताप कर रखा, तो 298 केल्विन पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर चेंज आएगा तो अपन यहाँ पर डेल nRT लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? फिर ये टर्म क्या है? डेल H। ये भी क्या है? डेल H। ये उठकर ही आ जाता है। कब आएगा? जब यहाँ पर हम क्या करते हैं? KC करते हैं। आ रहा समझ में? यहाँ पर हम KC करते हैं तो ऐसा कुछ हो जाए। KC करने पर फिर यहाँ आ जाएगा डेल U + डेल nRT। ऐसा हो गया ना, फिर आगे जाके सोल्व हो जाता है। पर हम इसको नहीं कर रहे इतना, ठीक है? हम यही रोक दो, इसको रोक के ना बंद कर दो। क्लियर है? तो हमारा जो बचा हुआ पोर्शन था वो केमिकल इक्विलिब्रियम